ये नंबर ये ना है अठावा पूरावा सवाल आता हमारे पास नंबर तो औरंगजेब और शाहजहां का संघर्ष मैंने आपको बताया, उत्तराधिकारी युद्ध के बारे में मैंने बताया इससे पहले आपको कि किस तरह से 5 युद्ध हुए थे, अपने भाइयों का उसने कर्म किया। बाद में इसको ताजमहल कहेंगे पहले से। नहीं बाद में बना था तो इसको रोजा बाद में इसको ताजमहल के नाम से मशहूर हो गया। तो औरंगजेब तो आपको पढ़ा रहा था और फिर मैंने यस मैंने आपको फिर अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, अकबर की राजपूत पॉलिसी बताई और अकबर की मनसबदारी की व्यवस्था, ये 2 चीज़ें मैंने आपको अब आपके 4 क्लासेज हैं। 4 क्लासेज में कैसे इसको समझा जाए कि मुगल साम्राज्य का डेडलाइन भी आपको बताना था कि आखिर इतना बड़ा साम्राज्य और उसका पतन कैसे, उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। जैसे थ्योरीज में अगर आप बात करें तो पहले हिस्टोरियन की जगन्नाथ सरकार, इन्होंने औरंगजेब के ऊपर बहुत काम किया था, रिसर्च किया था, बंगाल के थे। उन्होंने ये प्रूव किया कि औरंगजेब की धार्मिक नीति की वजह से लोग अगेंस्ट हो गए और पतन। उसके बाद एक इतिहासकार हुए सतीश चंद्रा, जिन्होंने रिसर्च किया था, जगन्नाथ सरकार ने जो रिसर्च किया था उन्हीं के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। लेकिन उन्होंने रिसर्च करके, जगन्नाथ सरकार ने जो रिसर्च करके जो फाइंड किया कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण औरंगजेब की धार्मिक नीति है, उसका उन्होंने खंडन कर दिया सतीश चंद्र। उन्होंने कहा कि धार्मिक नीति का थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन का कारण है जागीरदारी व्यवस्था, और जागीरदार सिस्टम जब फेल होता है तब किसी साम्राज्य का पतन, जब कोई सिस्टम फेल होता है तब किसी साम्राज्य का पतन होता है। जैसे कि करंट एग्जाम्पल होता है कि अगर आज सरकार चल रही है, सरकार है ना, सेंट्रल पूरा भारत देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जितने अपने काम कराते हैं उतने उसके एम्प्लॉइज होते हैं, और जितना वो काम कराता है उसके बदले में उसको क्या देता है, सैलरी देता है। और सैलरी कहाँ से देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी कहाँ से देता है? वो टैक्स देता है। सिस्टम बनाया ना, सिस्टम बनाया। अगर टैक्स उसको नहीं मिलेगा तो सैलरी को नहीं दे पाएगा, और नहीं दे पाएगा तो क्या होगा? पहले होगा जो लोग उसके लिए काम करते हैं वो काम नहीं कर पाए, सिस्टम फेल हो गया। तो कहते हैं कि साम्राज्य का पतन ऐसे जो जागीरदारी सतीश चंद्र ने जो रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा कि औरंगजेब की धार्मिक नीति रिस्पॉन्सिबल नहीं है मुगल साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण है जागीरदारी व्यवस्था कि अकबर के बाद जब जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आए, तो इन्होंने जितनी इनकी इनकम थी उससे ज़्यादा इन्होंने एम्प्लॉइज अपने पास, और उनको देने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। और पैसे अगर थे भी अगर हम लोग आ भी जाते तो उस पैसे को लगातार वो युद्धों में बचते, और वो पैसा वो कहाँ खर्च कर दिया? युद्ध में खर्च कर दिया। तो अब एक तो मिल नहीं रही है सैलरी, जागीरदार को जागीर के रूप में सैलरी मिलती थी, अंडरस्टैंड। और आपको युद्ध लड़ना है तो नए लोगों को अपने पास शामिल भी करना है सैनिकों, तो नए मनसब भी देना पड़ेगा। तो आप नई भर्ती भी करते जा रहे हैं और पुराने को वेतन नहीं दे पा रहे, तो जिसकी वजह से सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम धीरे धीरे वीक होता चला। क्योंकि एक सिस्टम एक मतलब एक सिस्टम था कि किंग के नीचे जागीरदार, और जागीरदार के नीचे मनसबदार, मनसबदार के नीचे सेना,
आर्मी पे थे और सब एक दूसरे से बंधे हुए। अगर ये कमजोर हुआ तो ये कमजोर हुआ, ये कमजोर हुआ तो किंग अपने आप कमजोर हो जाए। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है लेटर रूलर्स, यानी उत्तरकालीन मुगल शासकों के बारे में। आप लोगों ने ज़्यादा मुझे पता होगा, अभी पढ़ा नहीं होगा कभी उत्तरकालीन। आपने औरंगजेब तक का पढ़ा होगा, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम या जहांदार शाह या उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। मैं अभी बता रहा हूँ कि कौन कितने शासक अकाल पतन कहाँ पर हुआ, पतन कहाँ पर हुआ, औरंगजेब की मृत्यु 1707 से, और जो आखिरी जो मुगल एम्पर था 1857 बहादुर शाह प्रथम। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसको रंगून निर्वासित कर दिया गया। लेकिन आपको इतिहास पढ़ते समय देखना कि 1857 में जिस समय बहादुर शाह था 1837 से बना था, उसकी पोजीशन क्या थी, उसकी वैल्यू क्या थी, उसका साम्राज्य कितना बड़ा, ये आपको जानना कि जो अकबर की जो वैल्यू थी क्या वो बहादुर शाह की वैल्यू थी, या उतना बड़ा साम्राज्य था। तो आखिर ये डाउनफॉल पतन जो है, इतना बड़ा साम्राज्य था अकबर और जहांगीर के समय में, वो आखिर इतना बड़ा साम्राज्य कोलैप्स कैसे कर, कौन से कारण थे जिसकी वजह से कोलैप्स कर गए। तो थोड़ा सा मैं आपको आज दिखा दूँ जागीरदारी व्यवस्था, लिख लीजिए, इसे फिर कभी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, तो रिवीजन हो सकता है। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है इस तरह से कि माइक लेना पड़ेगा, अगर आवाज़ करें तो माइक ले लो, हम बोल तो नहीं। ये बच्चे से मतलब नहीं है, मतलब वहाँ तक आवाज़ पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही, स्पष्ट आवाज़ बोल रही है। इतिहास का लिखो भी पूरा था। इतिहासकार सतीश चंद्र महोदय ने इतिहासकार सतीश चंद्र महोदय ने सर्वप्रथम जागीरदारी संकट का अध्ययन किया। जागीरदारी संकट का अध्ययन किया। उसे आपसे पूछेगा कि जागीरदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीरदारी संकट की अवधारणा किसने दी, तो आप किसने दिए, सतीश चंद्र। आपसे पूछेगा कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की धार्मिक नीति को कौन जिम्मेदार मानता है, तो आप क्या जवाब देंगे, जदुनाथ सरकार। सबसे पहले जदुनाथ सरकार, ये ध्यान रखिए, जदुनाथ सरकार कहिए चाहे यदुनाथ सरकार कहिए, दोनों एक। बंगाल में जा को या बोलते हैं, या, ठीक है, वो बंगाली थे, तो चाहे जदुनाथ सरकार कहिए चाहे यदुनाथ सरकार कहिए, दोनों सेम, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले जो स्टडी किया तो उन्होंने बताया कि धार्मिक नीति, लेकिन इन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि धार्मिक नीति उसमें थोड़ा बहुत प्रेरणा का काम कर सकती है, लेकिन जो मेन कारण था वो सिस्टम का फेलोर था, और वो सिस्टम का फेलोर क्या है, जागीरदारी व्यवस्था। ये सतीश चंद्र है। अब मैक्सिमम लोग इनकी बातों को स्वीकार करते हैं, मैक्सिमम हिस्टोरियन। लेकिन उसके बाद एक नई थ्योरी है, एक है लियोनार्ड केनार्ड नाम उनका। उन्होंने कहा कि जागीरदारी संकट नहीं, बल्कि 18वीं शताब्दी में विभिन्न प्रांतों के पास एक्सेस पैसा आ गया, और उनके पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया कि वो फिर इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र होने लगे। जैसे बंगाल स्वतंत्र हो गया, आपका हैदराबाद स्वतंत्र हो गया, अवध स्वतंत्र हो गया। तो कहते हैं वो ट्रेड की वजह से स्वतंत्र हो गया, उसमें जागीरदारी संकट का कोई, क्योंकि बता रहे हैं उन्होंने इसका कारण बताया। उन्होंने कहा कि देसी जो बैंकिंग व्यवस्था थी, देसी बैंकिंग व्यवस्था वो
वो मुगलों के साथ में थी। और जब भारत में विदेशी कंपनियां व्यापार करने आई, रीजनल लेवल पर जो व्यापार कर रही थी वो, तो उन्होंने अपना जो मुख है वो केंद्र से हटाकर इस रीजनल लेवल पर अपना उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो केंद्र के पास पैसा गया नहीं, और इस वजह से रीजन के पास जब पैसा हुआ व्यापारिक रूप से, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है जानते हैं? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि मुगल साम्राज्य है, और मुगल साम्राज्य ही जो शासक होता था वो अपॉइंट करता था जितने उसके प्रांत थे उसके सूबेदार थे। अंडरस्टैंड? ये लिख लीजिएगा, वो दे रहा हूँ तो लिखिएगा, जो लिखा रहा हूँ लेकिन इसको भी लिख लीजिएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो पावर की जो पद होगा सूबेदार का या जागीरदार वो हेरिडेटिकल नहीं होगा, वंशानुक्रम। जैसे कि अभी एग्जाम्पल जैसे कि आप राज्यपाल बदलते रहते हैं, केंद्र भेजता है ना प्रदेशों में, केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, और उसको बदलता रहता है केंद्र, तभी तो हम उसके अधीन है। केंद्र और राज्य दो हो गए ना, राज्य अलग हो गया केंद्र, और राज्य के ऊपर केंद्र का क्या है? मोनोपोली है, एकाधिकार। वो अपना प्रतिनिधि भेजता है राज्यपाल को। ऐसे मुगल सम्राट जितने उसके प्रांत थे हर जगह अपॉइंट करता था वहाँ का सूबेदार, और सूबेदार का काम क्या था? उस प्रांत से वो जितना टैक्स कलेक्शन आता था उस टैक्स कलेक्शन को ग्राम से लेकर और ऊपर तक प्रांत तक पहुँचेगा, उसको सेंटर तक पहुँचाता था। यही काम करता था। अब इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि अब मुगल सम्राट अपॉइंट नहीं करेगा, मुगल सम्राट अपॉइंट नहीं करेगा। यानी कि मुर्शिद कुली खां अगर बंगाल में स्वतंत्र हुए तो फिर अब मुर्शिद कुली खां का बच्चा वहाँ का सूबेदार, फिर उनका बच्चा सूबेदार होगा, फिर उनका रिश्तेदार सूबेदार। मुगल सम्राट नहीं अपॉइंट। अगर आपसे पूछे इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा तो आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि आप हेरिडेटिकल हो जाए, वंशानुक्रम के थ्रू सूबेदार अपॉइंट हो, तो फिर वो अपने आप को नवाब कराने लगे, बंगाल का नवाब। और जब तक मुगल सम्राट है तब तक वो बंगाल का नवाब नहीं, कौन है? बंगाल के सूबेदार। तो मुगल सम्राट जब कमजोर हुआ तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट, और कमजोर कैसे हुआ? उसकी सेना कमजोर तो वो कमजोर। अंडरस्टैंड? अगर सेना स्ट्रांग होती तो अगर कोई अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस करता तो उसको दबा देता। गिरा हो रहा ना, ये इंडिपेंडेंट था। इसीलिए जो तीन रियासतों का नाम अभी आप आगे चलते देखेंगे कि बंगाल और हैदराबाद और अवध अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो जिस समय आपका इंडिपेंडेंट हुआ उस समय सेंटर में कौन शासक है और उसकी पोजीशन क्या है। जैसे मैंने पोजीशन को जरूर जानना है कि मोहम्मद शाह वकीला उसकी पोजीशन क्या है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड? तो तीन थ्योरी मैंने बता दी है, तीनों का नाम आपको नोट कर देना चाहिए। जैसा मैं इसको बोलूँगा नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर दीजिए कि सर जमुना सरकार की थ्योरी है, सतीश चंद्रा की ये थ्योरी है, और केरन लेनॉर्ड की थ्योरी है कि प्रांतों में अधिक धन आने की वजह से उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो तीन थ्योरी हो गई ना। जैसे बच्चे एक ही चीज, जैसे हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या है? प्रोस्पेक्टिव परसेप्शन कह सकते हैं, दृष्टिकोण है कि किसी चीज को मैं देख रहा हूँ तो मेरा नजरिया कुछ है और तुम देख रहे हो तुम्हारा नजरिया कुछ है, तुम देख रहे हो तुम्हारा। मुगल साम्राज्य का पतन एक घटना है और उसको देखने का नजरिया तीन लोगों का अलग अलग। अब हमने तीनों को पढ़ा और हम जिससे सहमत हो गए हम उसकी बात को, हम सतीश चंद्रा से अगर सहमत हो तो सतीश चंद्रा की बात को स्वीकार करेंगे, हम अगर जमुना सरकार से सहमत होंगे तो जमुना सरकार की बात को स्वीकार करेंगे, और हम अगर लेनॉर्ड केनार्ड से अगर सहमत होंगे तो उनकी बात को स्वीकार करेंगे। यानी कि फाइनल कुछ नहीं हो सकता, कुछ और नई बात आ जाए, अभी आप रिसर्च करें और कुछ और नई बात लेके आए कि नहीं इस वजह से हुआ था। अंडरस्टैंड? क्या लिखा बच्चे?
को हम कार्टून करेंगे, बीच में कुछ मत लाइएगा, मतलब फिर हम बताने लगेंगे फैक्ट है। बस यही लिखना है। सर्वप्रथम औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में, सर्वप्रथम औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में जागीरदारी संकट, शासनकाल के उत्तरार्ध, उत्तरार्ध समझ रहे हो ना? उत्तरार्ध समझते हो? जैसे औरंगजेब का शासनकाल क्या है? 1658 से 1707, ठीक? और कितने साल का हो गया? 7 साल इधर हो गए, मुझे कितना हो गया? 42 साल, 49 साल हो गए। 49 साल का आधा कितना हो गया? 24 मान लो, तो ये आधा हो गया। तो आधे को बोलेंगे पूर्वार्ध और आधे के बाद क्या बोलेंगे? उत्तरार्ध। ये पहले का हो गया। जैसे आपने लिखा 1600 से लेके 1700, तो 1650 तक क्या कहा जाएगा? पूर्वार्ध कहा जाएगा। और 1650, 1651 से 1700 को क्या कहा जाएगा? और आपको बताओ, अगर आपकी इसकी उम्र 24 साल है तो कहा जाएगा पूर्वार्ध क्या उत्तरार्ध क्या? 12 साल का पूर्वार्ध है और 12 साल से 24 साल तक क्या हो गया? उत्तरार्ध। ये आपने अपने 24 साल के पूर्वार्ध में जो काम किए थे अरे भूल गए, लेकिन उत्तरार्ध में जो 13 साल से 24 साल तक जो काम किए वो याद। अंडरस्टैंड? तो मिड से निकालेंगे, मिड से आधा हो जाएगा पूर्वार्ध और मिड से आगे की तरफ जाएगा उत्तरार्ध। ठीक है? पहले और उत्तर का मतलब बाद। पूर्वार्ध का मतलब पहले, उत्तरार्ध का मतलब बाद। तो औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में जागीरदारी संकट स्पष्ट रूप से दिखा, स्पष्ट रूप से दिखा। औरंगजेब के समकालीन लेखक, औरंगजेब के समकालीन लेखक मामूरी औरंगजेब के समकालीन लेखक मामूरी ने इसे बेजागिरी की समस्या कहा है। बेजागिरी की समस्या कहा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इसने कहा, मामूरी ने कहा, लेखक। बेजागिरी से बाद में बेरोजगारी आ गई, कहते ना बेजागिरी की समस्या। अब आप जागीरदारी संकट क्या है? जागीरदारी संकट क्या है? जैसा कि विदित है कि ये मैं आपको समझा चुका हूँ, आप इसको लिखिएगा और पढ़िएगा तो समझ में आएगा। जैसा कि विदित है कि मनसबदारों को वेतन हेतु जागीरें आवंटित की जाती थी। आवंटित की जाती थी। लेकिन मनसबदार अपनी जागीर से वह आय पाने में
असमर्थ था जो कागज पर दर्ज होती थी, जो कागज पर दर्ज होती थी। आखिर ऐसा कैसे हो गया? कैसे हो गया प्रश्न होगा ना कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्वेश्चन मार्क। तो इसका प्रमुख कारण अमीरों की संख्या एवं उनके मनसबों में वृद्धि थी। संख्या एवं उनके मनसबों में वृद्धि थी। समझा दे भाई, लिखा ही नहीं कि समझाए, दोनों की समझाना भी। जैसे मान लो कि यूपी गवर्नमेंट, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट है और यूपी गवर्नमेंट के पास 1 लाख लोग हैं नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, तो उनको वेतन कौन दे रहा है? यूपी गवर्नमेंट। इसलिए सरकार देखिए टैक्स वसूलने में कहीं पर भी कमजोर, और टैक्स वसूलने के लिए सिस्टम में सुधार ही करता है। जैसे आज़ादी के बाद अभी देखना आपने भारत में कौन सा सुधार हुआ? GST सुधार, और एक भारत एक कर लगाया, ये सुधार आज़ादी के बाद। इससे किसको फायदा हुआ? सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा, और सरकार के पास अगर पैसा तो सरकार हमेशा मजबूत रहेगी। लेकिन यहाँ पर तो कंप्यूटर तो था नहीं, सारा काम मैनुअल होता था, हाथ से लिखा जाता था, ठीक है। तो अब सरकार फिर कैसे होती है कि अब हमने 1 लाख लोगों को रखा, आपने काम कराने के लिए, हमारे सरकार है, तो सरकार उनको देगी वेतन, तब तो काम करेंगे। सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स है। तो सरकार ने इतना सिस्टम बना रखा है कि हमको इतना टैक्स मिल जाए कि हम उनका वेतन दे दें। अंडरस्टैंड? अब सरकार नहीं पर कहते थे नहीं, हमको 2 लाख रुपये, अब टैक्स उतना रहेगा, जैसे टैक्स उतना ही रहेगा, तो क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा ना, वेतन दे ही नहीं पाएगा। तो टैक्स बढ़ाया जाएगा तो परेशानी किसको? तो जनता विद्रोह नहीं करती भाई। अब तो कंप्यूटर सिस्टम लगा दिया कि गए परचेजिंग जैसे कि मॉल में तुरंत CGST SGST बढ़ गया, CGST सरकार सेंट्रल में चला गया, SGST स्टेट के अकाउंट में चला गया, सरकार का पैसा पहुंच रहा है ना, जिसको सैलरी दे रही है उसे इनकम टैक्स वसूल कर ले रही है एडवांस। तो कुल मिला के सरकार ने अपने आप को मजबूत कर रखा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जिससे सरकार मैनुअली था, और आप डिपेंडेंट थे। अभी अपने भारत में ही आजाद, जब से इंटरनेट आया है तब से व्यवस्थाएं सुधर गई, सब कुछ सरकार अपने पास कंट्रोल कर लेगा। तो यहाँ पर नहीं था सरकार कंट्रोल, यहाँ तो किंग बैठा हुआ था, वो बुद्धिमान। तो औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा, अगर आप पढ़ेंगे इतिहास में, तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की, मैंने बताया, समझाया। उसके बाद मनसबदारों को भर्ती करने का काम जहांगीर ने शुरू किया, फिर शाहजहां ने भी भर्ती किया। और आप पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा मनसबदारों की भर्ती किसने की? तो औरंगजेब क्या होता चला कि जागीर ने देता चला गया लोगों को, लेकिन इनकम जागीर से नहीं आ रही। तो अब 2 तरीके की जागीर है, एक अच्छी जागीर जहाँ से इनकम आ रही है, और एक जैसे कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले, तो हर जिले से रेवेन्यू बराबर जनरेट नहीं हो रहा है। मतलब बस्ती से अच्छा जनरेट हो रहा है तो श्रावस्ती से कम जनरेट हो रहा है, सोनभद्र से बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, वहाँ पत्थर बेचा जा रहा है, सरकार उसको पैसा दे।
तो 75 जिले का जब एक जगह जाता है तब से नहीं, हर जगह ट्रेजरी ऑफिस कोषाधिकारी है, 75 जिले तो 75 ट्रेजरी। यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है तो परीक्षा देता है। पहले था मनसबदार की नियुक्ति वैसे कर दी गई, गए हम अप्लाई किया, हम मनसबदार होना चाहते हैं, आपका होलिया लिखा गया, आपका वेतन निश्चित किया गया, आपको अपॉइंट कर दिया, राजा अपॉइंट कर देते। अब क्या है कि आपको सरकारी नौकरी करनी है तो आप परीक्षा दीजिए, पास करिए, उसके बाद आपको रैंक आएगा, ट्रेजरी अफसर बनेंगे तो एसडीएम बनेंगे, वो आपके रैंक की कंप्लीट करेंगे। अंडरस्टैंड? वही सिस्टम है जो मैंने आपको समझाया था कि मतलब ये सरकारी सेवा। तो अब ये फेलो क्या होगा कि जब आप आज सरकार अभी भर्ती कर दे तो कहते नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, तो नौकरी दे तो दे, पैसा कहाँ से देगा? सैलरी भी देना पड़ेगा, तो आपको फिर टैक्स लगाएगा जनता के ऊपर, और जैसे इधर लगाएगा तो सरकार को तो वोट दे देंगे, सरकार गिर जाएगा। तो सब माइनस है सरकार, क्योंकि आपको सरकार में तो जाना है, आप जिस पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं आपको सरकारी अधिकारी तो बनना है, लेकिन ये सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। ये सिस्टम ये है, सब कुछ व्यवसायिक है, वहाँ पे कोई इमोशंस नहीं। तो जब यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर हुआ कि अच्छी जागीर और कम आय, यानी अच्छी आमदनी वाली जागीर और कम आय वाली जागीर। तो अब फिर गुटबाजी शुरू हो गई मुगल कोर्ट में। गुटबाजी क्या हो गई कि मुगल कोर्ट में अब दल बनने लगे, ईरानी के अलग दल बनने लगे, पुरानी जो अमीर है उनके अलग दल बनने लगे, और उसके बाद भारतीय मुसलमान हैं उनके अलग दल बनने लगे। तो अब ये लोग अपना अलग अलग दल बनाकर राजा के ऊपर इन्फ्लुएंस प्रभाव कि अगर हम किसी को राजा बना दें, किंग मेकर बना दें, तो हमारे लोगों को अच्छी वाली जागीरें मिल जाएंगी। तो अब दूसरा दल जो है वो इनके खिलाफ षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी शुरू करते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को राजा बनाए जो जिसके ऊपर हमारा प्रभाव हो, तो अच्छी जागीरें हमारे लोगों को मिल जाएगी। तो क्या हुआ, इससे षड्यंत्र शुरू हुआ। तो औरंगजेब के बाद जो लेटर मुगल से उत्तरकाशी वो षड्यंत्र का शिकार था, उनके अंदर इतनी योग्यता नहीं थी कि वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर पाए। इस वजह से मुगल समझे, सतीश चंद्र का कहना है, सतीश चंद्र का कहना है कि इस वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, ना कि औरंगजेब की सिर्फ धार्मिक नीति हो गई। क्योंकि औरंगजेब की धार्मिक नीति पढ़ेंगे तो औरंगजेब से भी धार्मिक नीति जो कट्टर थी वो शाहजहां, उसने तो हिंदू और मुसलमानों के विवाह पर रोक लगा दिया था, ऑर्डिनेंस निकाला था कि आपस में शादी नहीं कर सकते, कपड़ा पहनने पर दुनिया में बहुत कट्टर, मंदिर निर्माण पर उसने रोक लगा दिया। औरंगजेब से बहुत पहले शाहजहां बहुत कट्टर था धार्मिक। तो अगर धार्मिक नीति रिस्पॉन्सिबल होती तो पतन तो उसी समय शुरू हो जाता। तो कहते हैं धार्मिक नीति सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिस्टम का फेलियर होना मुगल साम्राज्य के पतन का कारण है। तो ये भी आप कहेंगे कि अभी भी किसी साम्राज्य का अगर पतन होगा, किसी भी राज्य का पतन होगा, तो किसका फेलियर होगा? सिस्टम का। अगर सिस्टम फेल तो राज्य दूसरा कोई आएगा। ये सतीश चंद्र का रिसर्च जो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं क्या लिखा कि तो इसका प्रमुख कारण अमीरों की संख्या एवं उनके मनसबों में वृद्धि थी। ध्यान रखिएगा, मुगल प्रशासन का एक सामान्य नियम था, मुगल प्रशासन का एक सामान्य नियम था कि जिस अनुपात में जागीरें बढ़े, उसी अनुपात में ये जागीरें बढ़े, उसके बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए कि नए साम्राज्यों का समावेश है, नए राज्यों का समावेश है। मुगल प्रशासन का एक सामान्य नियम था कि जिस अनुपात में जागीरें बढ़े उसी अनुपात में मनसबदारों की संख्या एवं पद में वृद्धि। की संख्या एवं पदों में वृद्धि, पदों में वृद्धि।
जात एवं सवार होते हैं, जात एवं अगर मैंने मनसबदारी व्यवस्था जो पढ़ाई थी, अगर आपने लिखा हो ना तो घर पे जाके रिवीजन करोगे तो समझ में। और मनसबदारी व्यवस्था में पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि इसको पढ़ लो, कोई पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि उसको सीखना ही बहुत कठिन था। उसको सीखना ही बहुत कठिन था। कठिन वैसे कुछ नहीं होता है, जब तक हम पढ़ते हैं तब तक कठिन होता है, लेकिन उसको समझना और समझा देना लोगों को समझाया, इसमें बहुत अच्छे से मैंने चार्ट बना के समझाया। तो अगर उसको आप नोट डाउन कर लेते, तो जो मैं कुछ भी बोलता हूँ मैं कहता हूँ नोट डाउन करके रहा, अगर उसको रिपीट करोगे तो तुमको समझ में आएगा। यानी कि जब आपके पास अगर 1000 मनसबदार है तो 2000 तभी कीजिए जब आपके पास टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ेगा, जब आपके पास जो जागीर है, अगर 15 राज्य हैं, आपके पास 17 राज्य होते हैं, 2 राज्य और जीत के बिना आपका इनकम बढ़ेगा। तो इनकम बढ़ेगा तो आप माइनस कर देंगे, अगर अदर इम्प्लाइज को बढ़ाएंगे। और उतने 15 राज्य रहता है जहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, और आप इम्प्लाइज बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप उनको पे कैसे करेंगे? तो ये नियम था। नियम क्या था कि जिस अनुपात में जागीर बढ़े उसी अनुपात में मनसबदारों की संख्या में पद में वृद्धि हो। लेकिन अकबर के पश्चात मोटे तौर पर कोई नए राज्य क्षेत्र तो जीते नहीं गए, कोई नए राज्य क्षेत्र तो जीते नहीं गए। और जो नए क्षेत्र जीते भी गए, जैसे बीजापुर एवं गोलकुंडा, उनको खालसा में मिला दिया, बीजापुर और गोलकुंडा कौन जीता था? औरंगजेब 1686 का। देखिए अभी यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा सिस्टम कैसे, मैंने एरिया भी समझा कि अपने खालसा जमीन के बारे में मैंने बताया, खालसा किसको कहते हैं बताया था, याद है? खालसा लैंड किसको बोलते हैं बताया मैंने, बहुत अच्छे समझाया। खालसा का लैंड जहाँ की जो इनकम होगी वो सीधे किसके राज्य के पास, यानी कि बादशाह के पास, खालसा की सीधे सेंटर के पास, केंद्र की इनकम, वो स्टेट में बटेगा नहीं। खालसा का मतलब कि जो भी वहां से इनकम जनरेट होगी वो बादशाह के पास, अंडरस्टैंड? उस एरिया को खालसा लैंड। सल्तनत पीरियड पढ़े वहाँ पर भी खालसा जमीन भी है, और मुगल पीरियड पढ़ रहे हैं यहाँ पर भी खालसा जमीन है। अभी भी जो जमीनें हैं मैक्सिमम भारत में, बहुत सी जमीनें हैं जो राज्य सरकार की हैं, और बहुत सी जमीनें हैं जो जैसे रेलवे की जमीन देते हैं रिजर्व, कहते हैं किसकी है, कहते हैं केंद्र सरकार। आपने कैंट एरिया सुना होगा, कहते किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड? राज्य का सुनती होगी ग्राम समाज में पता चलता है कि सरकारी जमीन, हमें जितने बुलडोजर चले किस पे चले, सरकारी जमीन को लोगों ने कब्जा करना, उसी को सरकार ने गिराया, अंडरस्टैंड? तो वहाँ से जो इनकम सरकार डिसाइड करेगी, या उस इनकम, वो इनकम अगर जनरेट हो रही है तो वो किसके पास होगी? वो और आपकी जो निजी संपत्ति है, जैसे आपका घर है, आपका खेत है, वो आपकी क्या है? निजी संपत्ति है, उसमें सरकार नहीं घुस पाएगी, अंडरस्टैंड? वो उसमें क्या कहेगी कि आप इसका उपभोग कीजिए, और उपभोग करने के बाद हमको क्या दीजिए, उसका टैक्स, अंडरस्टैंड? तो ये जो पहली बार आपको मैंने बताया कि अकबर से लेकर और औरंगजेब तक नए क्षेत्र जीते नहीं गए, और जो जीते गए औरंगजेब के समय में 2 क्षेत्र बीजापुर और गोलकुंडा, उसको भी खालसा में मिला, अंडरस्टैंड? खालसा में ना मिलाते तो हो सकता था कि जागीरदार अपॉइंट करते, तो वो इनकम जागीरदार को मिलती, अंडरस्टैंड? तो जागीरदार को सीधे खालसा में मिला,
तो अब यहाँ पे लिखेंगे अकबर के मुकाबले जहांगीर के काल में मनसबदारों की संख्या दोगुनी। अकबर के मुकाबले जहांगीर के काल में मनसबदारों की संख्या दोगुनी तथा शाहजहां के अधीन 4.2 गुनी समय 4.2 गुनी हो गई। औरंगजेब के समय तो स्थिति ऐसी हो गई कि उसे घोषणा करनी पड़ी कि मुझे नए सेवकों की जरूरत नहीं। ये औरंगजेब ने कहा है, रिकॉर्डेड है कि मुझे नए सेवकों की जरूरत नहीं है, इसलिए सेवकों की मतलब मनसबदारों की जरूरत नहीं है, इसलिए नई भर्ती का कोई भी प्रस्ताव मेरे सामने ना प्रस्तुत किया है। इसलिए नई भर्ती का कोई भी प्रस्ताव मेरे सामने प्रस्तुत ना किया जाए। दक्कन में विस्तार करने हेतु औरंगजेब ने भारी संख्या में मराठों एवं दक्कनी अमीरों को मनसबदारी से जोड़ा। दक्कनी अमीरों को मनसबदारी से जोड़ा। लेकिन उनको वेतन के रूप में प्रदत्त जागीर पर्याप्त नहीं थी। अर्थात जागीरों की संख्या तो सीमित ही रही। परंतु उनको प्राप्त करने वाले आशावान मनसबदारों की संख्या असीमित हो। आशावान मनसबदारों की संख्या असीमित हो। इसे ही जागीरदारी संकट कहा जाता है। इसे ही जागीरदारी संकट कहा जाता है। इसे ही जागीरदारी संकट कहा जाता है। अब इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको जो मैंने दिखाया है और इसको मैंने समझाया भी है। ये आपका जो सोचने का ढंग है वो कॉमन पीपल से बिल्कुल से हाई लेवल पॉलिटिक्स आपको कि सरकार कैसे चलती है, सरकार का कैसे पतन होता है, सरकार का कैसे उत्थान होता है। जो प्रिपरेशन करना है, एग्जाम देना,
एक किसान नहीं सोच पाएगा, लेकिन एस्पिरेंट्स जो होगा यूपीएससी का या यूपीएससी का, उसको ये सोचना पड़ेगा कि अगर सरकार अगर भर्ती उसके पास 1 लाख की कैपेसिटी है और 10 लाख लोग को भर्ती कर लेगा, सरकार को वेतन और सरकार को लैप्स, पूरा सिस्टम बना होगा सरकार कि हमारा रेवेन्यू कितना आ रहा है और हमको सिर्फ किस स्पीड में कितना खर्चा करना है वो बैठ के डिसाइड करता है और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। जो नहीं कर पाता है वो फेल्योर होता है ना, उसी का अध्ययन करना है। अब आप लोग बड़े हों, अभी रिसर्च करेंगे कि आज़ादी के बाद से इतनी सरकार है, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार है तो आज़ादी के बाद से 1950 से लेकर आज 2024 चल रहा है, हम उनके रेवेन्यू सिस्टम पर करिए रिसर्च, तो आप बताएंगे कि किस सरकार में कितना रेवेन्यू कलेक्ट होता था, कितना रेवेन्यू किस फील्ड में एक्सपेंस होता था और उस फील्ड का रिजल्ट क्या था एक्सपेंस, क्योंकि सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होगा। आप आगे बढ़ सकते हैं, नई चीज़ को बता सकते हैं। नेक्स्ट गुजरने क्या मुगल पे करने से वो मुगल सम्राट था सरकार भीमसेन के अनुसार, कि भीमसेन कायस्था एक राइटर है औरंगजेब के समय, ठीक है, उन्होंने लिखा है, देखिए भीमसेन कायस्था लिखे, कायस्थ भीमसेन कायस्थ लिख लो या सक्सेना लिख लो। भीमसेन कायस्था के अनुसार समूचा प्रशासन समाप्त हो गया, समूचा प्रशासन समाप्त हो गए। जागीरदारों को अपनी जागीर से कुछ भी वसूल नहीं होता था, जागीरदारों को अपनी जागीरों से कुछ भी वसूल नहीं होता था। मनसबदार अपने अधीन सैनिक बल की कमी के कारण, मनसबदार अपने अधीन सैनिक बल की कमी के कारण अपनी जागीरों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे, सैनिक बल की कमी के कारण अपने जागीरों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे। मनसबदारों में अच्छी जागीरें प्राप्त करने की होड़ मच गई, मनसबदारों में अच्छी जागीर प्राप्त करने की होड़ मच गई। अब नेक्स्ट बिल्कुल ये आपने लिखा भीमसेन कायस्था का लिखा, लेकिन काफी खां के अनुसार काफी खां के अनुसार लिखेगा, जागीर की स्थिति एक अनार 100 बीमार वाली हो गई, एक अनार 100 बीमार वाली हो गई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एक अनार, सोचिए कहावत कितनी पुरानी है, एक अनार 100 बीमार वाली हो गई।
खुद औरंगजेब ने भी कहा था, खुद औरंगजेब ने भी कहा था एक अनाथ 100 बीमार। इसके कारण दरबार में गुटबंदी बढ़ी, इसके कारण दरबार में गुटबंदी बढ़ी। दरबार में गुटबंदी बढ़ी। गुटबंदी बढ़ी जैसा कि 1707 ईस्वी के बाद दिखता है, जैसा कि 1707 ईस्वी के बाद दिखता है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, संयम, ईरानी, तुरानी दलों के उभरने का यही प्रमुख कारण है। सैयद, ईरानी, दुरानी दलों के उभरने का यही प्रमुख कारण है, क्योंकि जिस दल का बादशाह के ऊपर प्रभाव होगा, उस दल के सरदारों को अच्छी जागीरों का आवंटन होगा। सैयद बंधुओं नाम सुना तुम लोगों ने? सैयद बंधुओं सुना है? हाँ, यस। सैयद बंधुओं को किंग मेकर के रूप में उभरने की प्रक्रिया को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। फर्रुख शेर के समय को ये लिखिए मुगल सम्राट फर्रुख शेर के समय वो खालसा मूव को भी जागीर के रूप में आमंत्रित किया जाता है। फर्रुख शेर के समय, अब इसको मतलब क्या समझिए आप? देखिए, फर्रुख शेर के समय को डिस्कस करें। फर्रुख शेर के समय खालसा मूव को भी जागीर के रूप में आमंत्रित किया जाने लगा। देखिए, तो इतना मैंने समझाया आपको, यहाँ पहुँचे कि देखिए फर्रुख शेर तक आते आते कि अब जागीर नहीं कि आवंटित किया जाए, लोग मांग रहे हैं। तो जो खालसा लैंड है, खालसा लैंड मैंने भी बता दिया मैंने। अब इसके मतलब क्या हो गया, अब सरकार के पास जागीरें नहीं है किसको, और लोग सरकार के ऊपर दबाव है कि हमको जैसे आप दबाओ, नौकरी सरकार में रहना है, नौकरी देंगे चाहिए,
सरकार नौकरी कहाँ देगी? देगी तभी जब वो टैक्स बढ़ाए। कहीं ना कहीं उसको महंगाई बढ़ेगी, तभी जब इनकम उसकी आएगी तब नौकरी। पढ़े लिखे लोग इस तरह नहीं तो हम चाहिए कहीं लाए तो कहाँ। अब समाज में कई वर्ग हैं, एक है जिसके पास पैसा नहीं है, एक वर्ग ऐसा जिसके पास बहुत पैसा है, तो सरकार किससे पैसा लेगी? जिसका पैसा नहीं वो कहाँ देगा? हाँ, तो सरकार भी बनती है तो जो पैसा वाले पैसा देते हैं उनकी, तो वही सब आपको समझना है। कितना हम बैठ के वहाँ पे माथा पंची करनी पड़ती है तब वो पैसा निकालता है। तो उसी पैसे को उसी लिए घुमाने की बात है। कोई भी पैसा अपने पास स्टोर करके और जितना पैसा घूमेगा उतना उसको टैक्स मिलेगा, और वो टैक्स मिलेगा फिर तुमको मिलेगा, और तुम भी उसको स्टोर ना करो, तुम भी उसको खर्च। इसलिए तुम्हारे पास तुम्हारे मोबाइल में मार्केट है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, कि पैसा तुम्हारे अकाउंट में स्टोर, पैसा जितना घूमेगा जितनी बार घूमेगा उतना टैक्स उसको वहाँ पर, उतने जितने लोगों को रखेगा उसको। इसीलिए सरकारी नौकरी दे नहीं रहा, बल्कि कौन सी नौकरी दे रहा है? प्राइवेट नौकरी। ये सब कारण है। इतना पैसा भी उसको पे करना पड़ेगा, बहुत टैक्स लगा देगा तभी जनता। अब तो डेमोक्रेसी है, निरंकुश तंत्र तो है नहीं। अब तो वोट देना है कि हम दुखी हुए तो हम कहेंगे हमारा काम नहीं किया तो वोट देंगे, और उस समय तो निरंकुश तंत्र था तो जनता विद्रोह कर देती। औरंगजेब के समय में कितने विद्रोह, सब विद्रोह इसी वजह से जनता कर। उसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं, वो जमींदारों के विद्रोह थे, चाहे वो जाट कौन थे, जमींदार। सारा मामला इसका है, अंडरस्टैंड। अब निष्कर्ष लिख लीजिए। जैसे अभी तो लोग किताब जो मैंने बनाई, सब किताब अगर पीसीएस की तैयारी करते हैं लोग करोगे तो आगे पूर्व बनाइएगा, एक आती है पूरी कि औरंगजेब के समय में कौन कौन से स्टोरीज इन्होंने किताबें लिखी। तो औरंगजेब ने तो इतिहास लिखने से पाबंदी लगा दी, औरंगजेब से छुप कर उनके बारे में इतिहास लिखा है, तभी तो हमको उनके बारे में जानकारी है। जैसे मैंने ईश्वरदास नागर का नाम, उनका ईश्वरदास नागर की नाम है, अभी आपको नाम मैंने बताया, भीमसेन कायस्थ, उन्होंने किताब लिखा तारीख़ दिलकुशा। अब तारीख़ दिलकुशा वहाँ 4 किताब का नाम ले देते हैं और 4 राइटर का नाम लिख देते हैं औरंगजेब के समय, और बोलते हैं कि इनको आप मैच करें, अंडरस्टैंड। तो अब आपको वो राइटर्स के नेम भी अपने पास लिख के रखने हैं। तो मैं लिखवा दे रहा हूँ 4 किताबों का नाम, क्योंकि बहुत बार करता है। लेकिन आप निष्कर्ष लिख लीजिए, उसके बाद मैंने लेटर बदल दिया। निष्कर्ष लिख लीजिए, निष्कर्ष। जागीरदारी संकट समझ में आ गया? क्यों बच्चे, जागीरदारी संकट समझ में आया? उसको फिर जाकर जो लिखा इसको रिविजन कीजिएगा 2-3 बार, और उसके बाद में कोई समस्या होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर करूँगा। डिस्कस लिखिए। महत्वपूर्ण है कि मुगल प्रशासनिक ढांचे में, मुगल प्रशासनिक ढांचे में जागीरदारी, मनसबदारी, सेना एवं बादशाह आपस में परस्पर नत्थी थे। आपस में परस्पर नत्थी थे। नत्थी का मतलब हाँ जुड़े। आपस में परस्पर नत्थी थे। जुड़े होना नत्थी होने में अंतर यह है कि नत्थी की तरह नथ देना है, तो चारों चीज को एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट। एक भी अगर उसमें वीक हुआ तो पूरी व्यवस्था चौपट हो गई। ये चीज नत्थी होना, एक दूसरे के पूरक होना। महत्वपूर्ण है कि मुगल प्रशासनिक ढांचे में जागीरदारी, मनसबदारी, सेना एवं बादशाह आपस में परस्पर नत्थी थे। जागीरदारी की मजबूती, जागीरदारी की मजबूती, जागीरदारी की मजबूती
अन्य तीनों को स्वाभाविक रूप से मजबूती प्रदान करती है। जागीरदारी की मजबूती अन्य तीनों को स्वाभाविक रूप से मजबूती प्रदान करती है, लेकिन जागीरदारी में संकट आने से मनसबदार संकट में आ गया। मनसबदार के संकट में आने से सेना संकट में आ पड़ा, और सेना के संकट में आने से बादशाह संकट में आ गया। बादशाह संकट में आ गया। (1739) में नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रमणकारी 1739 में नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रमणकारियों की सफलता के कारणों को इसी संदर्भ में खोजा जाना चाहिए। 1739 में विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह की सफलता को इन्हीं कारणों के संदर्भ में खोजा जाना चाहिए। इन्हीं कारणों के संदर्भ में खोजा जाना चाहिए। भाई नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, करनाल का युद्ध होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। करनाल का युद्ध 1748। तो नादिर शाह तो विदेशी ईरानी था। तो और अब ये कह रहे हैं कि कारण खोजो कि जागीरदारी संकट आई, जिसकी वजह से मनसबदारी संकट में है, मनसबदारी संकट में आई तो सेना संकट में है, और सेना संकट में आई तो बादशाह संकट में। और बादशाह के ऊपर दिल्ली में आक्रमण हो रहा है 1739 में। दिल्ली के ऊपर आक्रमण हो रहा है ईरान से। कौन बता रहा है? कब पता? 1739 में। बादशाह को मोहम्मद शाह। आपको पता होगा इतना जबरदस्त इसको बनाया वो 1 महीने तक लूटा नहीं, कत्ले-आम किया। तो अगर इनके पास सेना अगर स्ट्रांग होती तो क्या नादिर शाह कर पाते ऐसा? और नादिर शाह यहाँ से तख्ते ताऊस, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा, तो इसी में हरा के यहाँ से बाहर, इसी युद्ध। यानी कि शासक मैंने क्या कहा, जागीरदार कमजोर तो मनसबदार कमजोर, मनसबदार कमजोर तो सेना कमजोर, और सेना कमजोर तो अकबर से बादशाह था तो सेना स्ट्रॉन्ग, जहांगीर बादशाह था तो सेना स्ट्रॉन्ग, शाहजहां था तो शाहजहां ने भी अपोज किया। लेकिन औरंगजेब के समय औरंगजेब लगातार युद्धों में लगातार युद्ध करता है, तो जागीरदारी संकट उसके समय में ही, और युद्ध करने के लिए सेना ने लगातार जागीर बांटते जा रहा, उनको पे नहीं कर रहा। तो वो जब तक वो जीवित था, वो योग्य था, सबसे ज़्यादा समय तक अगर किसी मुगल सम्राट के साथ शासन किया तो कौन था? औरंगजेब। अकबर से भी ज़्यादा समय तक शासन। लेकिन उसके मरने के बाद ऐसा कोई शासक उसके उत्तराधिकारी में स्ट्रॉन्ग नहीं था कि जो इस व्यवस्था को संभाल योग्य भी नहीं। और इस समय की तुमको हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि 1719, 1722
1724 ये बंगाल, ये हैदराबाद और ये अवध, तीनों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। यहाँ पे सादत अली खान, ये सिया था, यहाँ पर चिंगिस खान, इसको उपाधि दी आसफ जान, मोहम्मद शाह आसफ इसने, और यहाँ पर मुर्शिद कुली खान। अपने आप को स्वतंत्र, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी ये स्वतंत्र, ये मदद करते मोहम्मद शाह अली, तब मोहम्मद शाह अली ये मदद ही नहीं की, बल्कि मैंने क्या कहा, एक गुटबाजी हो गई। स्वतंत्र का मतलब मैंने क्या बताया अभी, स्वतंत्र का मतलब क्या बताया? स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि जब ये राजा पावरफुल होगा तो वो सूबेदार को अपॉइंट राजा करेगा। सूबेदार अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो सूबेदार को हटा के दूसरा अपॉइंट करेगा। लेकिन अगर राजा कमजोर हो जाएगा तो सूबेदार कहेगा कि अब हम यहाँ के सूबेदार हैं, हम यहाँ के नवाब हैं, और हमारा बेटा है। जैसे किसी को डीएम अपॉइंट कर दी हो, सरकार अपॉइंट करते कि बस्ती का डीएम हो गए, क्या नाम होगा, आराध्या। तो अब डीएम को बदलते रहती है ना 3-3 साल में, या डीएम की शिकायत नहीं, लेकिन अब डीएम कहेंगे नहीं हम डीएम होंगे, हमारा बेटा। तो उत्तर प्रदेश सरकार का मतलब क्या होगा, कमजोर होगी, वरना तुरंत क्या करेगी, एक्शन लेगी। तो यहाँ ये इतना कमजोर हो गया था कि एक्शन ले लेगा, तो अब किसी भी सूबेदार को अपॉइंट भी नहीं कर पा। ये लोग सादत अली खान और चिंगिस खान और मुर्शिद कुली खान, इनके बाद इनके ही बच्चे यहाँ के नवाब, क्योंकि ये वीक सेंटर वीक। कितना अच्छा लाइन लिखा है इन्होंने कि जागीरदारी सेंटर का, कि क्यों वीक हुआ ये भी उन्होंने बता दिया, एक ही नथी था। लेकिन जब तक ये मजबूत था सेंटर में रूलर था, तब तो सबको उसने अपने, सेना जब कमजोर हुई, और इस समय में तुम देखो विश्व में कहीं भी परिवर्तन हो रहा है, तो अगर सेना न्यूट्रल हो गई तो सत्ता में परिवर्तन हो जा रहा है। अभी तुम्हारा सापेक्ष है बांग्लादेश, पाकिस्तान देखिए, सेना जो चाहती है वहाँ पर। अपना भारत सिर्फ इस मामले में जब से आज़ादी हुई है तब से वो सबको, उसने सारे लोगों को अपने कंट्रोल में रखा। अंडरस्टैंड? तो ये हुआ। अब अपन लेटर, तो ये आप मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में आपसे कोई पूछे तो वही 4-5 हेडिंग जो है वो बताने की जरूरत। वो बताएगा MA का छाप, वो बताएगा BA का छाप, आयोग उत्तराधिकारी राजकोष की जो कभी 4-5 आपको हेडिंग बताने की जरूरत। यहाँ पर आपको व्यवस्था बताने की, सिस्टम कैसे प्रयोग होता है, तब कोई सरकार, कोई साम्राज्य का पता होगा। तो आप बताएंगे कि ये इनके अनुसार, ये इनके अनुसार, लेकिन ये इस जागीरदारी संकट को मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट करते हैं। जो इरफान हबी में इरफान हबी अभी भी जिंदा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, उन्होंने कृषक संकट बताया कि कृषि पे संकट आ गया था, बिल्कुल ले जाकर जाएगा वहीं। कृषि प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, टैक्स नहीं पे होगा, प्रोडक्शन पे सब कुछ डिपेंड है। तो उत्पादन अभी भी खत्म हो जाए, अभी भी सरकार किस पे सबसे ज़्यादा फोकस है, उत्पादन। अगर उत्पादन नहीं होगा तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो अब हम लेकर उत्तरकालीन कुछ किताब का नाम बता दें कि आप लोग पढ़ लें। एक किताब का नाम मैंने क्या बताया, अभी एक किताब का नाम बताया, तारीख दिलकुशा, लिख दिया, टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है।
ईश्वर दास नागर, दास, ईश्वर दास नागर। चार किताब है, इसके बारे में अक्सर ये पूछता निकालने के लिए देता है। हम लोग तो तैयारी करते थे तब तक उसको हम लोगों को याद था कहीं से भी दे देगा, क्योंकि इसमें सब ये तो है मुस्लिम नाम, फारसी नाम है और लिखा है सब मैक्सिमम फारसी राइटिंग सी होती थी। मैक्सिमम लोग जो हिंदू थे वो भी फारसी पढ़ते, जितनी आप सल्तनत पीरियड देखेंगे और मुगल पीरियड देखेंगे तो जो इम्प्लाइज होते थे कुछ नहीं मुस्लिम इम्प्लाइज थे, बहुत से ऐसे पद थे वहाँ पर कौन अपॉइंट होते थे, हिंदुओं को भी फारसी भाषा। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो फारसी सीखी वो कायस्थों ने सीखी। कायस्थ जानते हैं? हाँ, श्रीवास्तव कहते हैं लेकिन कायस्थ है, लाला लोग से कहते हैं। इसीलिए लाला लोग क्योंकि वो हमेशा सरकार के टच में रहते, तो जो सरकार के टच में रहता है उसका ग्रोथ हो जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी कोठियाँ, खान पान, रहन सहन एक कॉमन पीपल से उसका अलग है। जैसे आप अपने गांव में 1000 लोग रहते हैं और 2 लोग सरकारी नौकरी करते हैं, तो 2 लोगों का जो घर होगा, रहन सहन होगा, खान पान होगा, तो बाकी 900 लोगों का नहीं होगा, लेकिन वो 2 लोगों का अलग होगा। सरकार के टच में रहने का कोई न कोई फायदा नहीं होता। तो जो कौम, जो जातियाँ रही सरकार के टच में, आप वर्तमान समय में देखेंगे सब लोग इतिहास। सबसे पहले वो था सिकंदर लोदी के समय में सबसे ज़्यादा कायस्थों ने ये सीखी थी फारसी भाषा। फिर फारसी भाषा चूँकि सीख ली तो फिर फारसी में जितने भी उनके काम होते थे वो लैंग्वेज फारसी से फिर इंग्लिश कब हुआ है। पूरे मुगल पीरियड में फारसी जब है 1835 अंग्रेजों ने इसको चेंज किया, फारसी से क्या कर दिया है इंग्लिश में। जितने काम होंगे 1835 के बाद जितने सरकारी काम हुए वो किस भाषा में हुए? इंग्लिश में। उससे पहले किस भाषा में हुई है? फारसी में। अभी भी जिसको रिसर्च करना हो फारसी सीखे, मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ेगा तब रिसर्च करके निकाल पाए। जैसे सतीश चंद्रा हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सतीश चंद्रा ने फारसी सीखी होगी, फारसी की किताबें पढ़ी होंगी, ये सब किताबें फारसी भाषा में ओरिजिनल किताबें, तब तो वहाँ से निकालेंगे। मतलब फारसी का या तो फिर ट्रांसलेशन करें, इंग्लिश में करें या फिर उर्दू में करें, तर्जुमा जिसको बोलते हैं, तब आप रिसर्च कर पाएंगे। लेकिन जैसे बाबरनामा का कई भाषा में ट्रांसलेशन हुआ, फ्रेंच में हुआ, इंग्लिश में हुआ, लेकिन मूल किस भाषा में है? बाबरनामा किस भाषा में? तुर्की भाषा। मैंने बताया था आपको, बता रहे थे तुर्की भाषा में। मैक्सिमम किताबें फारसी भाषा। ये किताब का नाम मैंने बताया था आपको, क्या बताइए? तहकीके हिंद किस भाषा? जो अल-बिरूनी ने लिखी। हाँ, अल-बिरूनी ने जो किताब लिखी किस भाषा में लिखी? किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। मैंने बताया है कैसे काम करो, अरबी भाषा में। हसन निजामी की ताजुल भाषा किस भाषा में? अरबी भाषा में। याद नहीं करना, अब समझना है तुमको। और अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने 1835 तक जो सिक्के यहाँ चलते थे उन सिक्कों पर मुगल बादशाह का मोहर लगा। 1835 में अंग्रेजों ने लैंग्वेज चेंज कर दी, फारसी कर दी, और फारसी के बाद सिक्कों पर और मुगल बादशाह का नाम हटा दिया 1835 अपने एक टीम का नाम बोल अंग्रेजों। और आज़ादी तक 1947 तक उनके सिक्के चलते, कहते हैं सिक्का चल, कहते मेरा तो सिक्का चल रहा है। डायलॉग मारते ना, अरे तुम्हारा तो सिक्का चल रहा है, मतलब क्या? तुम्हारा सरकार चल रहा है उस एरिया में, कहते इस एरिया में मेरा सिक्का चल रहा है। यानी कि जिस पूरे साम्राज्य में जिसका सिक्का चलेगा वो बादशाह होगा। जब तक बादशाह के पास पावर थी तब तक बादशाह का सिक्का चला, और जब पावर अंग्रेजों के पास चला गया तो किसका सिक्का चला?
अंडरस्टैंड। और भारत सरकार का सिक्का चल रहा है, इसलिए भारत सरकार का नोट और सिक्का चल रहा है, अंडरस्टैंड। तो ठीक है, थोड़ा सा मैं तुमको लेटर के बारे में बता दूँ। लेटर को बता, तो लेटर में चलिए आइए, इनकी डेथ 1707 में हुई। फिर इनका बेटा मुअज्जम जो था वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गति कर रहा है। बहादुर शाह प्रथम शुरू करते जाइए। तो ये नोट कर लिया जी सर। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का कर लिया। 1 नंबर का सवाल प्री वगैरह में पूछ देता है। इसके बाद इनका बेटा है जहांदार शाह। औरंगजेब के मरने के बाद भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ कि गद्दी पर कौन बैठे। बहादुर शाह को भी अपने भाइयों को मारना पड़ा था। एक युद्ध हुआ था जादव का युद्ध, आजम के खिलाफ हुआ था, तो उसको अपने भाइयों को मार के तभी गद्दी पर बैठा। इसके बाद भी बहादुर शाह के बाद भी एक बच्चे नहीं, 4 बच्चे। बच्चे तो बहुत होते थे, बच्चे तो जाएंगे। जब इसकी डेथ हुई तो वहाँ गद्दी पर कौन बैठे, तो 4 भाइयों के बीच में युद्ध हुआ। और ये ऐसा मुगल बादशाह था कि जिसकी लाश को दफनाया नहीं गया 1 महीने तक। 1 महीने तक जिसकी लाश को, जब चारों भाइयों में लड़ाई हो गई और ये जहांदार शाह ने अपने भाइयों को मार दिया, तीनों भाइयों, और उसके बाद उनको गद्दी मिली। और गद्दी मिली कैसे, मैंने आपको बताई थी कि गुटबाजी शुरू हो गई, ईरानी, ईरानी और सैयद, ठीक है। तो एक जुल्फिकार था और 2 पद होते थे, एक पद वजीर का और एक पद है मीर बख्शी का। उन्हें डिटेल में पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा। मीर बख्शी, दूसरा पद जो है वजीर। ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो ये 2 पद बड़े इंपॉर्टेंट। जैसे आप इसमें सुनते हैं कि रक्षा मंत्री, सेनापति तो अलग होता है ना, लेकिन रक्षा मंत्री सेना के ऊपर होता है सरकार में। तो ये समझिए वही थे, इनके दस्खत से लोगों को वेतन करते थे। ये सेनापति नहीं थे, लेकिन सेना को ये ऊपर से क्या करते थे, कंट्रोल करते, वीर बख्शी। और वजीर का होता है प्रधानमंत्री, वजीर तो दादी रहे। तो अब अभी तक तो जो बादशाह था वो अपने हिसाब से अपॉइंट करता था, लेकिन जब क्राइसिस शुरू हुई जागीरदारी और गुटबाजी शुरू हुई, ईरानी, तुरानी और सैयद, तो ये हुआ कि बादशाह के ऊपर जिसका प्रभाव रहेगा उसके लोगों को अच्छी जागीरें मिलेंगी। तो जब भाई आपस में जब झगड़ा होता है तो कोई तीसरा उसमें फिर इंटरफेयर करता है और मदद करता है। जो बिगाड़ खाने मतलब के जहांदार शाह को गद्दी पर बैठा। और जहांदार शाह के बाद एक बड़े इंपॉर्टेंट जिसका अभी आपने देखा, फर्रुख शेर। फर्रुख शेर जब गद्दी पर बैठा तो फर्रुख शेर कैसे बैठा? फर्रुख शेर की भी किसी ने मदद की। और कौन से लोगों ने मदद की? सैयद बंधु, जिनको हम अब्दुल्ला गुरदस कहते हैं। जो और सैयद बंधु कौन थे? सैयद बंधु ना ईरानी थे, कि जो ईरानी होगा वो शिया होगा, तुरानी जो होगा वो सुन्नी होगा। ये भारत दिए थे तो कन्वर्टेड मुसलमान, उनके बच्चे थे, थे। यानी कि भारत में जो लोग मुसलमान बने थे, अपने आप को हिंदू से मुसलमान बने, उनके जो पीढ़ियाँ, उनका एक अलग ग्रुप था। तो अब वो चाहते थे कि हम इंटरफेयर करें, तो उन्होंने भी फर्रुख शेर की मदद की और जहांदार शाह को मरवा दिया और उनको गद्दी पर बैठा। और फिर अपने हिसाब से फिर अब 2 भाई थे, एक भाई को मीर बख्शी बना दिया और एक भाई को वजीर बना दिया। अब फिर जो दूसरे गुट हैं वो परेशान हैं, ईरानी तुरानी। तो उन्होंने ऐसा कुछ, अब उस उनका सतीश चंद्रा पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि वो कैसे फिर डिप्लोमेटिक कैसे
उसी को कूटनीति कहते हैं, कैसे आपस में लोगों को लड़वाया जाता है। ये आज भी होता है। रही हाई लेवल की पॉलिटिक्स, हाई लेवल पॉलिटिक्स को समझना। फर्रुख शेख को भी ये मरवा दिया, फर्रुख शेख को भी मरवाया गया, फिर दूसरे ग्रुप ने मरवा दिया, फिर अपने मोहम्मद शाह रंगीला को बैठाया। तो इसमें ये हम प्रूव करने चलिए जहांदार शाह को पढ़िए। पिता का नाम किसके पिता का? औरंगजेब। पिता तो बहुत उसमें बच्चे ज़्यादा होते थे, रानी भी बहुत ज़्यादा होती थी। एक संघर्ष का कारण ये भी होता है। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल आपको दिया ही मैंने, जहांगीर के समय नूरजहां का, जहांगीर का प्रेम किससे था, शादी किससे हुई नूरजहां से। फिर नूरजहां की भाई आसफ खां था, जब आसफ खां ने अपनी बेटी का शादी खुर्रम से कर दिया, मामला बिगड़ गया। और फिर वो जो बंगाल का सूबेदार था अली मर्दान, अली कुली, उससे लड़की पैदा हुई थी लाडली बेगम, उससे परवेज की शादी करा दी। अब चाहता था वो बहन चाहती थी कि परवेज गद्दी पर बैठे, भाई चाहता था कि शाहजहां गद्दी पर बैठे, बहन भाई का था। नूरजहां की पावर में थी, जो अच्छी जागीरें जिसको मिलती जो नूरजहां के फेवर की बात करता है। जैसे आज भी है कि अपने जान पहचान का कोई मंत्री बन जाए तो लोग जाते हैं अपना काम सरकार से करवा लेते हैं। वो सिस्टम तो भी था, उसी को इतिहासकार भी नहीं पता है। उसको नूरजहां चौकड़ी करते, 4 लोगों का, नूरजहां के भाई और नूरजहां के पिता, इन लोगों ने मिलकर जिसको चाहते थे उसको दरबार में उच्च पदों पर अपॉइंट करते हैं। तो फर्रुख शेख का भी ठीक है, आपने फर्रुख शेख में लिखा ना कि फर्रुख शेख के समय में स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि खालसा भूमि को जागीरों के रूप में अलॉट, यही फर्रुख शेख। सैयद बंधु पढ़िएगा, फिर रफीउल पंजाब, रफीउल दौला, इसको भी बताइए। मोहम्मद शाह रंगीला का मामला वहाँ पढ़िए 1719 से 1748। कौन सा रंगीला? मोहम्मद शाह। इनको रंगीला क्यों कहा जाता है? शेर व शायरी ये सब करते थे, इसलिए इनको रंगीला कहा जाता है। उनके बारे में इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है? वो फर्रुख शेख। फर्रुख शेख नहीं, फर्रुख शेख को नहीं कहा, फर्रुख शेख को घृणित कायक कहा जाता है। घृणित कायक, घृणित कायक। मोहम्मद शाह रंगीला का जो आप पीरियड आप पढ़ रहे हैं, जो यहाँ से पढ़ा आपने 1719 से 1748 तक, इसी पीरियड में आपको यही प्रश्न जो मैंने आपको बताया था कि इसी पीरियड में जो स्टेट से वो इंडिपेंडेंट अपने आप को कर लिया, बंगाल, हैदराबाद और अवध। और वो नाम याद रखिएगा जरूर, क्योंकि नाम ऐसे लिख देगा, राज्यों के नाम लिख देगा और उनके संस्थापकों के नाम लिख देगा और बोलेगा मिलाइए, और जब हम मिलाने बैठेंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और तो अगर मैप बनाकर लिख लोगी तो दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा, भूलोगे नहीं कि हैदराबाद का चीफ मिनिस्टर था जिसको आसफ खान के पास, बंगाल का मुर्शिद को लिखा था और अवध का शहादत अली खान। और इसी के समय 1749 में करनाल का युद्ध हुआ। अब इस समय हमको पता चल जाएगा कि मुगल सम्राट बहुत वीक हो चुका था और बहुत बुरी तरीके से उसने हराया। और दिल्ली से क्या लूट करेगा? तख्ते ताउस कहिए, और जिसमें कोहिनूर हीरा लगा वो लेकर यहाँ से चला गया। लेकिन मुगल साम्राज्य भी छोटा हो रहा है और मुगल जो शासक है वो क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है, उसकी कोई वैल्यू अब धीरे धीरे कम हो रही है। अभी न प्लासी का युद्ध हुआ है और न बक्सर का युद्ध हुआ है, यानी कि अभी उत्तर भारत में मुगल है, पूरब में यहाँ बंगाल है। लेकिन बंगाल में अगर हम देखेंगे तो बंगाल
फ्रेंच भी हैं और अंग्रेज भी। बंगाल में फ्रेंच भी अंग्रेज, ना प्लासी का युद्ध हुआ है, ना बक्सर का युद्ध हुआ है। यहाँ से ये लोग व्यापार करते हैं। और बंगाल को प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक फरमान आपने सुना होगा कि फारूक शेर ने, मतलब फारूक शेर बीमार था असाध्य रोग से, तो एक हाँ ब्रिटिश हैमिल्टन नाम था उसका, तो उसको वो फरमान जारी किया था उसका कि ये बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार कर, तो ठीक हो गया। अब देखिए भाषा थे भाई, भाषा कुछ भी आते रहते थे किसी को, लेकिन सरकार बंगाल की, अब बंगाल का जो गवर्नर है उसको प्रॉब्लम हो रही है ना, इनका ये दस्तक इशू करते हैं, दस्तक इशू करते हैं, तो इनको टैक्स नहीं पे करना हो व्यापार, तो अगर इनका व्यापार, तो बंगाल के जो लोग व्यापार करेंगे उनका नुकसान होगा ना। इसीलिए जब प्लासी का युद्ध हुआ था आगे चलकर, तो उसमें के एम पन्निकर ने लिखा था कि कोई युद्ध नहीं था बंगाल का, बल्कि कुछ व्यापारियों ने सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। असली कहानी ये, युद्ध नहीं था, कोई देशभक्ति की भावना होना कुछ नहीं था। व्यापारियों को नुकसान होगा, वहाँ अंग्रेजों को बेच दिया, जिसको हटाओ, और वो अंग्रेजों के ऊपर दबाव बना रहा था कि हमको आप टैक्स दीजिए, लेकिन अंग्रेज उसकी बात मानने को तैयार थे नहीं। उसको उधर से लाइसेंस मिला हुआ था। और फिर टेक्नोलॉजी के मामले में भी, टेक्नोलॉजी के भी मामले में वो हमसे एक इतिहासकार है अतहर अली, जैसे अभी हमने इतना 3-4 कार्ड बताया आपको पतन के, तो उन्होंने पतन का कार्ड ये भी बताया है कि जो भारत में जो ब्रिटिशर्स आए, जो यूरोपियन कंपनी आई, वो तकनीकी के मामले में हमसे बहुत, और हम तकनीकी के मामले में बहुत, यानी कि उनके यहाँ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ या औद्योगिक क्रांति हुई, जो आविष्कार उन्होंने किए, जो मशीनें उन्होंने बनाई, हमारे पास वो मशीन उस समय नहीं था, तो इसलिए वो आगे बढ़ते चले और हम पिछड़ते चले, और इसी वजह से साम्राज्य को लगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज अगर आप देख लीजिए, अगर हम भारत हैं, अगर हम फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, हमने बनाया है, हमने बनाया है, किस पे कर, किसने बनाया? जो हमको नचा रहा वो सब नाच, वो जो चाहेगा वो फेसबुक पे आएगा, नहीं चाहेगा नहीं आएगा। आपको क्या देखना है ये भी वो डिसाइड करता है, और जो देखोगे वही आप सीखोगे, जो देखोगे वही सीखोगे, वो डिसाइड करता है कि क्या दिखाना है। अभी जब त्यौहार चलेगा, दुनिया भर का चीज़ दिखाया खरीदोगे, वो डिसाइड करता है। तो तकनीकी जीतेगी, हम नहीं जीतेंगे। कौन जीतेगा? टेक्नोलॉजी। तो मोहम्मद साहब रंगीला का देख लीजिए कि इम्पोर्टेंट क्या है कि आप 3 चीज़ें बताएंगे कि 3 स्वतंत्र हुए और नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जिसमें ये पराजित हुए, इनकी बेइज्जती हुई। अब इनकी बेइज्जती हो रही है, तो यहाँ देख रहे हैं ना अंग्रेज कि मुगल सम्राट का मतलब इनकी पोल खुल रही है, धीरे धीरे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। 37 की बात की, और उसके बाद से आप सुने अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, इसने कम से कम 8-9 बार भारत के ऊपर आया, अहमद शाह का। और इसी मुगल सम्राट कमजोर हो चुके हैं। मुगल सम्राट का जो स्थान है वो मराठों ने ले लिया है, मतलब उन्होंने अपना साम्राज्य बड़ा किया मराठों ने, ठीक है। और इसी के क्रम में 1761 में मुगलों का और अफगानों का युद्ध नहीं हो रहा, बल्कि किसका हो रहा है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों का युद्ध, क्योंकि भारत की सुप्रीम पावर उस समय 1761 में जाते जाते मुगल नहीं थे, बल्कि कौन था? मराठे थे। और जब मराठे हार गए इस युद्ध, तो अब जो भारत में जो अंग्रेज थे उनके लिए पूरा मैदान खुला हुआ, उधर मुगल कमजोर, इधर मराठे कमजोर, और इधर सब इंडिपेंडेंट स्टेट, बंगाल इंडिपेंडेंट, अवध इंडिपेंडेंट, हैदराबाद इंडिपेंडेंट,
और फिर वही सेंट्रल वीक, इंडिपेंडेंट, रीजनल पावर्स, अंग्रेज आई एक शक्ति के रूप में जो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे थी, उसने एक एक करके सबको हराया। उसने बंगाल को हराया, उसने हैदराबाद को हराया, उसने टीपू सुल्तान को हराया, उसने मुंबई प्रेसिडेंट मराठों को हराया, और पूरा ये क्या बना दिया, ब्रिटिश। अंडरस्टैंड? तो अंग्रेज कब फैले? जब इधर मुगल कमजोर हो। और कौन कमजोर हो? मराठे कमजोर हो, सेंट्रल पावर की। फिर उसको यूनिफाई किसने किया? अब आप यहीं पर आप लिखेंगे कि जो भारत जब विखंडित हुआ तो उसको फिर से एकता के सूत्र में किसने बांधा? अंग्रेजों ने। लेकिन अंग्रेज जब यही कहते हैं कि हमने बांधा, हमें मतलब तुम कुछ नहीं किया, तुम तो बर्बाद थे, तो उसको जवाब दिया था कि तुम नहीं आए होते तो हो सकता है कि कोई रीजनल पावर, कोई दूसरा रीजनल पावर होता है। जैसा कि हमारा इतिहास रहा है कि जब भी केंद्रीय शक्ति का ह्रास हुआ है तो कोई क्षेत्रीय शक्ति उभरी है और फिर सबको उसने एकता के सूत्र में बांध दिया। इसलिए तुम ये ना कहो कि हमने भारत को एक किया। अगर तुम नहीं होते तो कोई ना कोई रीजनल शक्ति, चाहे वो टीपू सुल्तान होता, चाहे वो मराठे होते, चाहे वो बंगाल होता, चाहे वो अवध होता, एक कोई ना कोई निकलता और फिर भारत को एकता के सूत्र में बांधता। तो तुम ये ना कहो कि तुम नहीं होते तो भारत के टुकड़े टुकड़े होते। तुम ये क्लेम तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद शाह अल-किला के बाद अहमद शाह अब्दाली पढ़ लीजिएगा। एक है शाह आलम द्वितीय, इनका पीरियड 1759 से 1806 की बड़ी पूरी। शाह आलम द्वितीय शाह आलम द्वितीय को अली गौहर, इनका नाम अली गौहर था, शाह आलम द्वितीय के नाम से लोग। इन्हीं के पीरियड में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, इनसे कोई मतलब नहीं है। और इन्हीं के समय में आपने बक्सर का युद्ध पढ़ा, प्लासी का युद्ध पढ़ा, लेकिन आप जान लीजिए दिल्ली में नहीं थे, दिल्ली से इनको भगा दिया गया। ये पटना में थे, बिहार, मुगल सम्राट। दिल्ली में नहीं थे। दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली जब दिल्ली को लूट के गया तो उसने एक बंगस पठान है, नजीबुद्दौला नाम था उसका, उसको दिल्ली की जिम्मेदारी दी कि तुम देख समझ जाओ। और ये वहाँ से भाग कर कहाँ आ गए? पटना में। पटना में थे और इनका जब इनके पिताजी की हत्या हुई दिल्ली में, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मुगल सम्राट था जिसका राज्यारोहण एक कंपनी के गोदाम, कंपनी के, उसका नाम था शाह आलम। दिल्ली में इसका राज्यारोहण नहीं होता है, राजा जैसा पद ही समाप्त हो। इसका राज्यारोहण पटना में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गोदाम था, उस गोदाम में इसको घोषित किया गया कि ये मुगल सम्राट शाह। और ये यही पद है। और इन्हीं के समय में फिर युद्ध हुआ बक्सर का हुआ। तो आपने जो इलाहाबाद की संधि पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि मुगल सम्राट शाह आलम से अंग्रेजों में संधि 16 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि। लेकिन शाह आलम का मतलब कुछ नहीं है। शाह आलम का मतलब सिर्फ चुपचाप पड़े रहो पटना, इलाहाबाद। अब इनको फिर ले जाकर दिल्ली को बैठाया तो 1771 में, अब इसको पढ़िएगा, बहुत निकलेगा। 1771 में महादजी सिंधिया थे, महादजी सिंधिया मराठा, इन्होंने इनको इलाहाबाद से ले जाकर दिल्ली की गद्दी पर, यानी कि मराठा ने मुगल सम्राट को इलाहाबाद से उठाया और कहा कि चलिए आपको हम यहाँ के सिद्धांत, तो यहाँ बैठे रहे 1771। और उसके बाद कुछ दिन तक इन्होंने शासन किया। फिर इन्हीं के लोगों ने इनको अंधा कर दिया। रात अपने महल में बैठे हुए थे और इन्हीं के, उसका नाम गुलाम कादिर है, तो गुलाम कादिर ने शाह आलम की आंखें भी निकाली और उसे गद्दी से हटाकर दीदार वक्त को मुगल सिंहासन पर बैठाया। परंतु मराठों ने शाह आलम को कैद से बाहर निकाला और दोबारा उसे गद्दी पर लगाया और गुलाम कादिर को फांसी दी।
सोचिए वो मुगल सम्राट शाह आलम, वही मुगल बादशाह अकबर के वक्त में जिनकी स्थिति क्या हो गई, बिल्कुल वीक हुई। इतने वीक हुए कि फिर अंग्रेजों ने भी धीरे धीरे एक्सपेंशन शुरू किया। एक आप नाम सुनेंगे अकबर द्वितीय, ये 1806 से 1837 है और इनको पेंशन पे रखा है, यानी कि मुगल सम्राट का बनाए रखा कि मुगल सम्राट है, लेकिन अब आप शासन नहीं करेंगे बल्कि आप किस पे जीवित रहेंगे, पेंशन। और इन्हीं अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, क्योंकि ये जा रहे थे लंदन तो इनसे कहा कि हमारी पेंशन अंग्रेजों से बिल्कुल कुछ बढ़ा देंगे। अंग्रेज बिल्कुल पावर में आ चुके थे 1806 साल। तो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो आप जानेंगे अकबर द्वितीय 1806 से 37। और आखिरी जो इसके बाद मुगल बादशाह हैं उन्हीं का नाम था बहादुर शाह जफर, 1837 से लेकर 1857। 1837 इन्हीं के समय में मुगल, आप तो दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ज़बरदस्ती इनको नेता बनाया गया। 82 साल के बुढ़ऊ थे, ये क्या विद्रोह करते, मतलब मुकदमा जो चला है उसमें इन्होंने स्वीकार भी किया कि मतलब मैं लड़ना नहीं चाह रहा था तो मुझे लड़ा दिया गया, मुझे आगे कर दिया गया। तो अंग्रेजों ने इनको फिर मुकदमा चला के इनको बनिश किया और उठा के कहाँ भेज दिया, जहाँ पे हम 62 मिनट गिनते थे। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर बहुत बड़े शायर थे। और आज ये लेटर मुगल आपका खत्म हो जाएगा, 2-3 शायरी का सुना के आपको दिखाएंगे। जब ये वहाँ पर कैद थे उन्होंने कुछ किताब, कुछ मतलब पूरी किताब लिखी है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट शेर हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजले दया में, किसी की बनी है आग में पायदान, बुलबुल को बाबा से ना सयाब से गिला, किस्मत में कैद भी लिखी फसले बहाल। उम्र दराज बांध के लाए थे 4 दिन, जो आंसू में कर गए तो इंतजार में। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो आप लोग सुनते हैं, लाइन बहुत है, कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमी भी नहीं तुम्हें याद। मतलब कि जिस हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह का सिक्का चलता था उसके वंशजों का ये हाल हुआ कि उनको भारत में दफन होने के लिए 2 गज, उसमें लिखा कि मतलब कितना बदनसीब होता दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली तुम्हें याद। मतलब इतना बड़ा भारत मेरा, जहाँ पर मुझे 2 गज जमीन दफन भी नहीं किया, कहाँ दफन किया, लंदन। तो ये लेटर है मुगल, यहाँ खत्म करते हैं। बाकी चाहते हैं आपको